गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास आरबीएससी के लिए जो हमारी कल की क्लास थी उसके अंदर हमने एवरेज वेलोसिटी और ताक्षणिक वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था और हमने एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड यानी औसत चाल और वेग से संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। क्लियर? आज की क्लास में हम एक दो न्यूमेरिकल करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक टर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक का। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। ठीक है, आपसे दे रखा है कि एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्न सूत्र द्वारा दर्शाई जाती है। मीन्स किसी गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु की स्थिति आपको किस तरह से दर्शा रखी है, x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर? ये गतिमान वस्तु की समीकरण है। यहां पर जो a का मान है, a बराबर आपको दे रखा है 8.5 मीटर तथा b का मान दे रखा है आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तथा t क्या दे रखा है आपको, समय दे रखा है। ये इस इक्वेशन के अंदर a प्लस बी टी स्क्वायर के अंदर जो वेरिएबल है उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब आपसे पहला क्या पूछा गया है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कण का वेग ज्ञात कीजिए। क्लियर? एक क्वेश्चन ये दे रखा है। सेकंड क्या दे रखा है आपको कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक कण का औसत वेग ये ज्ञात करना है। क्लियर? यानी आपसे एक एक्स अक्ष के अनुदिश कोई कण गतिशील है, उसका गतिमान की स्थिति सदिश दे रखा है। ठीक है ना, एक्स इक्वल टू यू प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर ए का मान कितना है 8.5 मीटर और बी का मान कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी क्या है यहाँ पर समय है। तो पहला पूछा आपसे t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कण का वेग ज्ञात करना है आपको। क्लियर? अब बच्चों देखिएगा यहां पर आपको दे रखा है x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो स्थिति सदिश है उसका जो अवकलन है वो किसको दर्शाता है, वेग को दर्शाता है। ठीक है, यानी चूंकि स्थिति सदिश का अवकलन, हमने अवकलन और समाकलन पढ़ चुके हैं। अवकलन वेग को दर्शाता है और इसके अलावा मैंने बताया था आपको कल कि जो विस्थापन समय ग्राफ है उसकी जो ढाल है वो भी किसको दर्शाती है, वेग को दर्शाती है। यानी स्थिति सदिश का जो अवकलन है वो किसको दर्शाता है, वेग को। अब ये जो अवकलन है वो किसके साथ होना चाहिए, समय के सापेक्ष। ये ध्यान रखना है आपको, जो अवकलन है वो किसके सापेक्ष होना चाहिए, समय के सापेक्ष। यानी जो वेग है v वो कितना होगा dx अपॉन dt। क्लियर? यानी जो वेग है वो किसके स्थिति सदिश के बराबर होगा, dx अपॉन dt के। तो यहां से हम देखिएगा कि वेग बराबर कितना ले सकते हैं, d अपॉन dt और x का मान हम यहां से ले सकते हैं a प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा हमें वेग निकालना, तो वेग बराबर देखिए कितना हो गया, यहां से इसको अलग अलग कर लेते हैं हम, d अपॉन डी टी। एक बार a को लिया हमने प्लस d अपॉन डी टी, एक बार हमने बी टी स्क्वायर का
सेपरेट कर लिया। मैंने आपको बताया था कि हमें अलग अलग अवकलन कैसे करते हैं। अगर आपको 2 से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हैं तो हम उसका अलग अलग अवकलन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से v इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, जो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसका अवकलन 0 होता है। तो इसका अवकलन कितना हो गया 0 प्लस। इसके बारे में बात करें हम bt के बारे में, तो देखिएगा मैंने बताया था आपको कि b कांस्टेंट है, b बाहर हो गया और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा अवकलन 2t हो गया। आपको बताया होता ना a की पावर n का अवकलन कितना होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। क्लियर। अब देखिएगा क्वेश्चन आपसे पहला, तो ये वेग की समीकरण आ गई, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर v बराबर कितना है 2bt। क्लियर, ये वेग की समीकरण क्लियर होगी। तो पहला तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्थिति सदिश का जो अवकलन है समय के सापेक्ष वो किसको दर्शाता है, वेग को दर्शाता है, ध्यान रखना। इसके अंदर एक और बात बताएंगे हम आगे। तो अब देखिएगा t इक्वल टू कहाँ से 0 से लेके और t इक्वल टू 2 सेकेंड तक वेग ज्ञात करना है आपको। तो t इक्वल टू 0 से लेके हम क्या करेंगे और t इक्वल टू 0 से। तो देखिएगा सबसे पहले हम t इक्वल टू 0 पर बात करते हैं। t इक्वल टू 0 पे करेंगे तो वेग कितना हो जाएगा 2b इंटू 0, यानी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पर वेग कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा हम बात करते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। क्लियर। t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए जब हम वेग निकालेंगे तो वेग v बराबर देखिएगा 2b इंटू 2। t का मान हमने कितना रख दिया 2 का वैल्यू रख दी, या फिर v इक्वल टू बच्चों b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2.5 इंटू t की वैल्यू 2 सेकेंड के लिए हमने निकाली है, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो कण का जो वेग है वो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपको औसत चाल या औसत वेग। तो औसत चाल क्या हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिएगा दूरी के लिए हम देखो कहाँ से आपको x यानी स्थिति सदिश दे रखा है दूरी के लिए a प्लस bt स्क्वायर ये दे रखा है। अब देखिए t इक्वल टू आपसे पूछा है 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो 2 सेकेंड के लिए हम निकालेंगे x कितना हो जाएगा, इसको हम x1 मान लेते हैं। तो a का मान कितना है बच्चों, अगर आपको दे रखा है बुक के अंदर a की वैल्यू 8.5 प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी ये x1 है वो कितना हो गया आपके पास 8.5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ से। तो आप x1 कितना हो जाएगा 18.5 मीटर। ये पोजीशन वेक्टर है तो मीटर में आएगा। क्लियर। अब t इक्वल टू कितने सेकंड पे निकालना है आपको 4 सेकंड पर। पोजीशन वेक्टर x2 निकालेंगे तो सेम यही फॉर्मूला 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। क्लियर। अब t की वैल्यू कितनी रखी है हमने 4 रखी है, तो x स्क्वायर कितना हो गया 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, तो x2 कितना हो गया 8.5 प्लस ये कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है ना। ये 40.0 आएगा यानी 40 हम लिखेंगे। तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी होगी 48.5 मीटर। यानी इतनी डिस्टेंस से और इतनी डिस्टेंस के बीच में क्या वो चला है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। यानी वो गाड़ी है 2 सेकेंड में 18.5 मीटर जा रही है, ठीक है, और 4 सेकेंड में वो 48.5 मीटर जा रही है। अब आपसे पूछा गया है कि 2 सेकेंड से और 4 सेकेंड के बीच में, ध्यान रखना केवल 2 सेकेंड से और 4 सेकेंड के बीच में, तो उसने कुल कितनी दूरी की, ठीक है ना। तो
सीधा मैं यहाँ लिख रहा हूँ t इक्वल टू 4 सेकेंड से या 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक तय दूरी। तो कितनी दूरी तय की उसने भाई 48.5 माइनस 18.5, ये रिमेनिंग बचेगी। ये 4 सेकंड तक की दूरी है और ये 2 सेकंड तक की दूरी है। तो यहाँ से हम जो दूरी निकालेंगे डेल्टा x, ठीक है ना, यानी ये डिस्टेंस कौन सी है, डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 आई है ये। तो डेल्टा x बराबर कितना हो गया आपके पास 30 मीटर हो गया। अब टाइम डेल्टा t निकालेंगे, टाइम का अंतराल। तो देखिए t4 में से किसको माइनस करना है, t2 को, यानी 2 सेकंड आपका टाइम का अंतर आ गया, ठीक है। अब औसत चाल की बात करें तो औसत चाल बराबर क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगी आपकी औसत चाल होगी। तो इस तरह से बच्चों आपको सोल्व करना है न्यूमेरिकल के अंदर। तो सीधा याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर आपको लिखवा भी देता हूँ कि स्थिति सदिश का समय के सापेक्ष अवकलन वेग को दर्शाता है। क्लियर। और सेकंड आपको क्या रखना है कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन त्वरण को दर्शाता है। ठीक है ना, यानी जो त्वरण ए होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी, वो कितना होता है dv अपॉन dt। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी वेग का जब अगर हम अवकलन कर देंगे तो वो त्वरण बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं हम कि आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। और उसके लिए वो टॉपिक है आपका त्वरण। क्लियर, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं इंग्लिश में तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, आपने अभी तक जो वेग पढ़ा था, ठीक है ना, वेग के अंदर आपने पढ़ा था एक होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था एक समान वेग, यूनिफॉर्म मोशन। समान वेग कब होता है कि जब कोई भी वस्तु समान समय में, यानी समान समय अंतराल में क्या करे, समान दूरी तय करती है, उसका वेग है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी एक समान वेग होता है। क्लियर। अब एक समान वेग है तो मैंने इसका ग्राफ भी बता दिया था आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ, और वेग का भी ग्राफ बता दिया था समय के साथ। एक समान त्वरण में एक समान वेग में ना तो वस्तु की वेग बढ़ता है और ना ही क्या होता है, घटता है, वो लगातार एक वेग से चलती है। असमान वेग की बात करें हम, असमान वेग कब होगा कि समान समय अंतराल में, यानी समान समय में अगर वस्तु अलग असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं। जैसे 1 घंटे में 20 किलोमीटर गई, नेक्स्ट 1 घंटे में 30 चलेगी, नेक्स्ट 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही जा पाई, तो यानी समान समय है लेकिन
दूरी है वो अलग अलग है, उसको हम क्या बोलेंगे, असमान वेग। अब देखिएगा, असमान वेग, अगर समान वेग की बात करें तो समान वेग में बच्चों जो त्वरण होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। लेकिन असमान वेग में जो त्वरण है वो 0 नहीं होता है, ठीक है ना, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। अब देखिएगा, धनात्मक कब होगा, जब वेग बढ़ता है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक, ठीक है ना। अगर वेग कम होता है तो कैसा होगा, ऋणात्मक। यानी आपको पता लग गया यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है कि जो वेग में परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है, त्वरण की वजह से होता है, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण से होता है, त्वरण के कारण से। यानी त्वरण को हम क्या बोल सकते हैं, किसी वस्तु में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। समझ गए, यानी किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है, टाइम की रेस्पेक्ट में जो वेग चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी आपको पता है किसी वस्तु में वेग की जो परिवर्तन की दर है वो किससे लिखी जाती है, dv अपॉन dt से। यानी ये क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला। यानी त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अब देखिएगा बच्चों, वेग का अगर हम मात्रक की बात करें, त्वरण के मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक कितना होगा। देखो मात्रक क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर वेग बटे समय, यानी वेग बटे समय। बच्चों वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेग का मात्रक होता है और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि वेग की वीमा क्या होगी, डायमेंशन। तो वीमा देखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम का कोई भी यहाँ पर टर्म नहीं है, वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लगते हैं। m0 क्योंकि किलोग्राम है नहीं, L1 क्योंकि मीटर है एक बार, पर सेकंड स्क्वायर यानी t है वो 2 है लेकिन किस में आएगा, माइनस में। ये किसका हो गया, त्वरण की वीमा हो गई, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण एक सदिश राशि है। ध्यान रखना, जो एक्सीलरेशन है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। अभी तक हमने जो सदिश राशियां पढ़ी है उनके अंदर तो एक वेग हो गया है और दूसरा क्या हो गया, त्वरण हो गया, और तीसरा विस्थापन। 3 सदिश पढ़ चुके हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है। एक तो कौन सा है, वेग। वेग और चाल में यही अंतर होता है, चाल है वो अदिश राशि है जबकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। ऐसे ही दूरी और विस्थापन में दूरी सदिश अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है, और त्वरण भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करें त्वरण के बारे में कि त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो ध्यान रखना, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है और त्वरण शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। तीनों तरह से त्वरण क्या है, पॉसिबल है। अब देखिएगा, त्वरण के बारे में हम और थोड़ा बात करते हैं, त्वरण के विभिन्न प्रकार के बारे में, कि नेक्स्ट हम बात करते हैं औसत त्वरण। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन।
यानी औसत त्वरण। अब औसत त्वरण क्या होता है बच्चों? अभी तक हमने औसत वेग या औसत चाल के बारे में पढ़ा था। औसत चाल क्या होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने में कुल समय का जो अनुपात होता है उसको हम औसत त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, औसत चाल कहते हैं। लेकिन औसत त्वरण के बारे में यानी वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो औसत त्वरण क्या होता है? माना कोई गतिशील वस्तु जिसका t इक्वल टू t1 सेकेंड पर वेग v1 है तथा t इक्वल टू t2 सेकेंड पर वेग v2 हो जाता है, अतः औसत त्वरण क्या हो जाएगा बच्चों? कोई भी गतिशील वस्तु है जिसका t1 समय पर उसका वेग कितना है? v1 है, और t2 समय पर उसका वेग कितना है? v2 है। तो औसत त्वरण कितना हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, या कुल समय भी बोल सकते हैं हम उसको। तो देखिए, वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। क्लियर? ये क्या होती है? एवरेज एक्सीलरेशन, AVG, ठीक है। तो एवरेज कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन? अंतिम वेग कितना है? v2 है, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? v1 अपॉन अंतिम समय क्या है? t2 माइनस t1। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर एवरेज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या होता है? एवरेज त्वरण, ठीक है। तो ध्यान रखना, एवरेज त्वरण या त्वरण दोनों का मात्रक ही क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर त्वरण क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो तात्क्षणिक त्वरण है उसको क्या बोलते हैं हम? जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है उसको हम बच्चों लिखते हैं, कल हमने वेलोसिटी की लिखा था ना कि लिमिट डेल्टा t इक्वल टू 0 से, तो त्वरण है तो क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। ये क्या होता है? तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण को हम इस तरह से एक के ऊपर तीर लगा के लिखेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है। तो ध्यान रखना, त्वरण को हम किससे लिखेंगे? ऊपर एक तीर लगाते हैं, क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वरण से संबंधित ग्राफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका? त्वरण से संबंधित ग्राफ। ग्राफ यानी आरेख। अब त्वरण के संबंधित जो भी ग्राफ है, पहला अगर हम बात करें
शून्य त्वरण, शून्य त्वरण की स्थिति में देखिएगा, अगर किसी वस्तु का वेग है वो शून्य है, मतलब किसी वस्तु का जो त्वरण है वो कैसा है, शून्य है, तो उसका जो ग्राफ है उसके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट ग्राफ हम निकालेंगे दूरी समय, यानी पहला ग्राफ किसके बारे में बात करें हम, दूरी और समय का ग्राफ। यहां पर समय लेते हैं हम और ये क्या होगी, दूरी। तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल सीधी रेखा होगी। जब त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। शून्य त्वरण का मतलब क्या होता है, वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु शून्य समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ के अंदर क्या होगा, एक समान वेग रहेगा। कैसा वेग रहेगा, एक समान वेग। क्लियर। तो दूरी समय ग्राफ, यानी दूरी को हम एक्स से भी लिखते हैं, किसी बुक में बच्चों एस से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है, वेग को। सेकंड अगर हम बात करें बी की, ये दूरी समय ग्राफ हो गया। अगर हम बी का बात करें, वो लेते हैं हम वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ किसका, जब त्वरण का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो आपको पता है कि जब त्वरण का मान शून्य है तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेग हो गया, यानी वेलोसिटी v, यहाँ पर समय t हो गया। तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो वो गाड़ी है एक समान वेग से चलेगी, ठीक है। उसको हम क्या मान लेते हैं, v नोट मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, शून्य त्वरण के केस में वेग समय ग्राफ। ध्यान रखना ये ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूरी समय ग्राफ हो गया कब, जब त्वरण का मान कितना है, शून्य है। त्वरण का मान शून्य है तो ये मत सोचना कि गाड़ी की स्पीड भी शून्य होगी। जो गतिशील वस्तु है वो एक समान वेग से चलेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब सेकंड हम बात करते हैं, ये तो शून्य त्वरण की स्थिति में। सेकंड हम बात करते हैं धनात्मक त्वरण की स्थिति में। बच्चों धनात्मक त्वरण की स्थिति में क्या होता है कि जो पहला ग्राफ हम बात करें, ये वाला दूरी समय ग्राफ है, ठीक है ना। पहला ए कौन सा है, दूरी समय ग्राफ। कब, जब त्वरण कैसा होता है, धनात्मक होता है, उस केस में देखिएगा दूरी समय ग्राफ कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये इधर हम समय लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, दूरी। तो दूरी समय ग्राफ कैसे होगा कि धनात्मक त्वरण में देखिएगा इस तरह से, समझ गए, यानी दूरी, वेग क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। सेकंड अगर हम बात करें बी केस में, यानी वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ कब, जब त्वरण का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, उस केस में वेग समय ग्राफ। अगर वस्तु v = 0 से स्टार्ट हो रही है, उस केस में ये किस तरह का होगा, इस तरह से, यानी जो त्वरण a बराबर क्या होगा, dv/dt, यानी tan थीटा भी बोल सकते हैं हम इसको, स्लोप। तो ये ग्राफ कब है, जब त्वरण कैसा होता है, धनात्मक होता है, उस केस में जो दूरी समय ग्राफ है और वेग समय ग्राफ है, उसके बारे में हमने बात की है। तीसरा हम पढ़ते हैं कि जब त्वरण कैसा हो, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण होगा तो पहला हम बात करते हैं दूरी समय ग्राफ। देखिएगा बच्चों, अगर ऋणात्मक त्वरण होता है, उसका दूरी समय ग्राफ है वो किस तरह से होगा, इधर समय हो गया और इधर क्या होगी, दूरी।
आपको पता है अगर दूरी समय ग्राफ है तो आपको पता है समय के साथ वस्तु के वेग में क्या होगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा। इस तरह से क्या होगा, दूरी समय ग्राफ, यानी ये जो लाइन है वो किसको दर्शाएगी, वेग को। सेकंड, अगर हम बात करें दूरी समय ग्राफ के अंदर, हम वेग समय ग्राफ की बात करें, वेग समय ग्राफ, तो ऋणात्मक त्वरण के अंदर वेग समय ग्राफ है वो क्या दर्शाता है, जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो आपको पता है वस्तु का वेग क्या होगा, कम होगा। वस्तु के वेग में क्या होगा, कम होता जाएगा, तो उसका ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, यानी आपको पता है कि अगर त्वरण शून्य है तो क्या होगा, एक समान वेग, यानी वेग में कोई परिवर्तन होगा। अगर त्वरण धनात्मक है तो क्या होगा, वेग बढ़ता है। ठीक है, अगर तीसरा हम बात करें, जो त्वरण है वो ऋणात्मक है, उस केस में वेग क्या होता है, घटता है। इसका मीन्स जब गतिशील गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं, जब गतिशील गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है, उसे मंदन बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि जो मंदन है वो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। क्लियर? आज के लिए बच्चों इतना ही। ये पीडीएफ साथ नोट करना और उसके बाद आप वीडियो को देखना है। पीडीएफ एक दिन पहले ही आपके ग्रुप में अपलोड हो जाती है। थैंक यू, साथ साथ पढ़ते रहना।